नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मैं आपको जो बुक पढ़ा रहा हूं उसका नाम है आर्थिक सांख्यिकी। और आर्थिक सांख्यिकी में जो लेसन चल रहा है वो है लेसन नंबर 3, जिसका नाम है साथियों आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां। इस पाठ की दोस्तों ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसमें आपको साथियों मैंने समझाया था कि भाई जनगणना विधि क्या होती है और प्रतिदर्श विधि क्या होती है। दोनों को दोस्तों मैंने एक उदाहरण द्वारा समझाया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास में, जिसमें आज की इस क्लास में हम समझेंगे दोस्तों कि जो हमारी प्रतिदर्श विधि है वो प्रतिदर्श विधियों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। और वो भाग कौन कौन से दोस्तों, जैसा हम जानते ही टेबल के आधार पर ये 6 हमारे पास प्रतिदर्श विधियां दोस्तों। कितने प्रकार की दोस्तों? 6 प्रकार की प्रतिदर्श विधियां हैं। जो पहला क्या है दोस्तों? यादृच्छिक प्रतिदर्श। दूसरा है दोस्तों सविचार प्रतिदर्श। तीसरा है स्तरित प्रतिदर्श। चौथा व्यवस्थित प्रतिदर्श। पांचवा है कोटा प्रतिदर्श और छठा है सुविधानुसार प्रतिदर्श। तो दोस्तों इन सभी प्रकार के प्रतिदर्श को समझने से पहले एक बार हम फिर जान लेते हैं कि प्रतिदर्श क्या होता है साथियों। दोस्तों जब मैंने पहली बार इसको वर्ड को पढ़ा कि भाई प्रतिदर्श, तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा तो मैं आसानी से समझ गया। प्रतिदर्श का अर्थ होता है सैंपल, मतलब कि सैंपलिंग। दोस्तों सैंपल क्या होता है, कहते क्या है दोस्तों? कहता है सैंपल क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी मम्मी है कपड़े लेने जाती है दोस्तों, तो वो अगर कोई शर्ट हमारे लिए मम्मी दिलाती है तो दोस्तों शर्ट का मम्मी पूरा कपड़ा नहीं छूती है, वो कपड़े का एक थोड़ा सा भाग छू करके पूरे कपड़े का निष्कर्ष निकाल लेती हैं कि कपड़ा जो है वो कॉटन का है या टेलीकॉट का है। उसी प्रकार दोस्तों एक बार मैंने पिछले वाली वीडियो में एक एग्जांपल बताया था, जैसे डॉक्टर है, अगर वो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जानना चाहता है तो दोस्तों उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए क्या करता है दोस्तों? उस व्यक्ति के शरीर के 2 या 4 ब्लड की बूंदों के आधार से ही वो समग्र का प्रतिनिधित्व कर लेता है। क्लियर साथियों? चलो दूसरा एग्जांपल, जैसे हमारी मम्मी चावल बनाती है। अगर मम्मी हमारे पतीले में चावल बनाती है दोस्तों, तो सारे चावल को एक एक दानों को छू करके अंदाजा नहीं लगाती कि भाई ये चावल पक गए या नहीं पके। तो क्या करती दोस्तों, पूरे पतीले में से समग्र की कुछ इकाई, मतलब 2 या 4 दानों के आधार पर बाकी चावल का निष्कर्ष निकाल लेती है कि भाई वो चावल पका है या नहीं। क्लियर साथियों? अब समझ आ गया प्रतिदर्श क्या होता है, सैंपल क्या होता है। सैंपल क्या होता है दोस्तों कि समग्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए समग्र इकाइयों के कुछ समूहों के आधार पर समग्र का प्रतिनिधित्व कर लिया जाता है। क्लियर? तो चलते दोस्तों आज की इस क्लास में, जिसमें आज के हम इस क्लास में जो हमारे पास 6 प्रकार के प्रतिदर्श हैं। जो पहला है यादृच्छिक प्रतिदर्श, फिर इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे सविचार, तीसरा है स्तरित, चौथा है व्यवस्थित, पांचवा है कोटा और छठा है सुविधानुसार। तो हम दोस्तों एक एक करके समझेंगे। तो चलते दोस्तों पहला, हमारा जो पहला है जो प्रतिदर्श है दोस्तों, उसका नाम है यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श की परिभाषा क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो रेड लाइन में ना, हम परिभाषा को ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्या लिखा है? पहला लिखा है दोस्तों, यादृच्छिक प्रतिदर्श वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। मतलब यहाँ पे दोस्तों कि प्रतिदर्श को बनाने के लिए दोस्तों समग्र की सभी इकाई में से किसी को भी चुना जा सकता है। कहा जा सकता है दोस्तों यहाँ पे प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का समान अवसर होता है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, चावल है, अगर मम्मी चावल देखती है तो उसमें एक कोई चावल को कलर करके नहीं रखा कि मैं उसी चावल को उठाऊंगी, नहीं, वो सभी चावल में से किसी को भी चुन सकती हैं। तभी ये लिखा गया यादृच्छिक प्रतिदर्श में, जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होता है, मतलब कि इक्वल चांस होता है, किसी को भी सैंपल बनाया जा सकता है। क्लियर साथियों? तो यहाँ पे एक वर्ड क्या मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का समान अवसर होता है, उसी को यादृच्छिक प्रतिदर्श कहा जाता है। क्लियर साथियों? और याद रखें दोस्तों, यादृच्छिक प्रतिदर्श में एक सबसे अच्छी एक और विधि है दोस्तों, लॉटरी विधि। लॉटरी विधि दोस्तों हम याद है जब हम छोटे से थे बचपन में, तो एक पर्ची लगी रहती थी छोटी छोटी, जो उसमें कोई नंबर आ जाता था तो उसके आधार पर हमें वो खिलौना मिलता था। याद है दोस्तों? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं लॉटरी प्रतिदर्श। इस यहाँ ये वाली जो बॉक्स में ये वाला पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। लिखा है दोस्तों लॉटरी प्रतिदर्श या कह सकते हैं लॉटरी विधि क्या होती है? इस विधि में समग्र
कि सभी इकाइयों की पर्ची बना ली जाती है, एक निष्पक्ष व्यक्ति अनुसंधानकर्ता स्वयं आंखें बंद करके उतनी पर्चियां उठा लेता है जितनी इकाई प्रतिदर्श में शामिल की जानी होती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे अनुसंधान करता है, स्वयं आंखें बंद करके उतनी पर्ची उठा लेता है जितने का वो प्रतिनिधित्व करना चाहता है। तो इसी को लॉटरी प्रतिदर्श कहते हैं। लॉटरी मतलब कुछ भी निकल सकता है, किसी को भी चुनने का समान अवसर होता है। क्लियर साथियों? अब चलते हैं दूसरा। दूसरा दोस्तों वो मैंने सबसे लास्ट में रखा है, उसका नाम है साथियों सविचार प्रतिदर्श। नाम से पता लग रहा है दोस्तों, परपोजिव सैंपलिंग। इसका अर्थ होता है सविचार, मतलब कि अपने विचार से। क्लियर? वहां पे पहले वाले में क्या था दोस्तों कि समग्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी इकाइयों का चुनने का समान अवसर होता है, उसी को यादृच्छिक प्रतिदर्श कहा जाता है। लेकिन दूसरा क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि सविचार प्रतिदर्श वह विधि है, जो रेड वाली है दोस्तों वो पढ़ रहा हूं, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। लिखा है सविचार प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाई चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती है या करता है। क्लियर? यहाँ पे दोस्तों सविचार है, तो यहाँ पे अनुसंधान करता है समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी प्रतिदर्श बना सकता है, अपनी इच्छा अनुसार। वहां पे क्या था दोस्तों यादृच्छिक में, भाई सभी को चुनने का समान अवसर होता है, और यहाँ पे लिखा सविचार, यहाँ पे अनुसंधान करता समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी क्या कह सकते हैं दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी प्रतिदर्श के रूप में चुन सकता है। क्लियर? ऊपर वाले में क्या था दोस्तों, चुनने का समान अवसर होता है, और यहाँ पे अनुसंधान करता है समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी प्रतिदर्श बना सकता है। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं दोस्तों अपना तीसरा वाला। तीसरा जो हमारा था दोस्तों, आ जाते तीसरा नाम दे रखा है दोस्तों स्तरित प्रतिदर्श, जिसे हम मिश्रित प्रतिदर्श भी कहते हैं। क्लियर? जो ये रेड वाली है ना दोस्तों लाइन, इसको हम पढ़ेंगे। लिखा है दोस्तों स्तरित प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत समग्र की इकाई को उनकी विशेषता के अनुसार विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है तथा प्रत्येक भाग से यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है जो उस भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, स्तरित प्रतिदर्श में जिसे मिश्रित प्रतिदर्श कहते हैं, इसमें दोस्तों क्या होता है कि किसी भी प्रतिदर्श को उसकी विशेषता के आधार पर बांट लिया जाता है और प्रत्येक भाग में से कोई न कोई एक प्रतिदर्श चुन लिया जाता है। जैसे मान लो दोस्तों चावल तो दो पतीले में उग रहे, तो भाई दोनों चावल तो अलग अलग हमने भगोने में रखा, तो हम अलग अलग प्रतिदर्श चुन सकते हैं। और दोनों में दोस्तों क्या होता है, मान लो दो पतीले में चावल रखा है, अगर हम एक पतीले से एक दाना लेते हैं, दूसरे पतीले से एक दाना लेते हैं, तो हम दोस्तों उनकी विशेषता के आधार पर दोनों को बांट दिए दोस्तों। ठीक है, और उसकी विशेषता के आधार पर बांटने के बाद हम उनमें से क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रतिदर्श चुन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही लिखा है कि क्या लिखा है दोस्तों लास्ट वाली लाइन में, यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है जो उस भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उस पतीले का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं है पतीले की ही बात कर रहा हूं मैं, ये दोस्तों हमारे क्लासरूम की बात करें। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो दोस्तों 11th क्लास तो क्या होगी, वो सभी की कॉमन है, लेकिन उन 11th क्लास सेक्शन ए सेक्शन बी में से एक एक बच्चे के आधार पर हम समग्र क्लास का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो क्लास कैसी है। तो दोस्तों ये इसका मतलब है कि हम किसी को प्रतिदर्श बना सकते हैं। चौथा क्या है, व्यवस्थित प्रतिदर्श। याद रखना दोस्तों, व्यवस्थित नाम से लग रहा है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें क्या लिखा है, जो रेड लाइन है दोस्तों वो ध्यानपूर्वक समझिएगा। लिखा है साथियों, कहता है कि भाई व्यवस्थित जो प्रतिदर्श है, क्लियर, व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, भौगोलिक अथवा वर्णात्मक आधार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है। क्लियर दोस्तों, एक सुंदर सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो आप एक टीचर हैं, तो अगर आप अपने रजिस्टर में बच्चों का नाम कैसे चढ़ाएंगे, पहले आप रफली चढ़ाएंगे, भाई जो आया पहले उसका लिखते गए, फिर जब बाद में उसको कंप्यूटर में चढ़ाएंगे तो दोस्तों उसकी स्टूडेंट आईडी बनती है कि भाई जो बच्चा पहले आएगा उसको ऊंचा उठाएगा, चाहे वो दोस्तों ए से हो, चाहे बी से नाम हो, चाहे सी से नाम शुरू हो, चाहे डी से नाम शुरू हो, कोई भी नाम हो दोस्तों। तो वो कंप्यूटर किस नाम से लोड उठाता है दोस्तों, अल्फाबेटिकली उठाता है, मतलब कि स्टूडेंट आईडी द्वारा। अगर आप किसी बच्चे का फोन नंबर, जैसे आपके फोन में कोई भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी का नाम सेव करते हो, चाहे आपने आज किया हो, चाहे
1 साल पहले किया हो चाहे परसों करने वाले हैं। तो दोस्तों फोन में ऑटोमेटिकली जो अल्फाबेटिकली जो होता है नंबर ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या कह सकता है दोस्तों, ये है व्यवस्थित प्रतिदर्श। ठीक है, व्यवस्थित प्रतिदर्श एक बार और बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिसमें अनुसंधानकर्ता को जैसा आसान लगे वैसे वो प्रतिदर्श बना सकता है, चाहे वो संख्यात्मक आधार पर बनाए, चाहे वो भौगोलिक, चाहे वो वर्णात्मक रूप से क्या कर सकता है, प्रतिदर्श बना सकता है। तभी तो इसकी परिभाषा क्या लिखी दोस्तों, व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, ठीक है, मतलब कि न्यूमेरिकली, भौगोलिक अथवा वर्णात्मक आधार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है। चाहे वो भौगोलिक रूप से, चाहे वो बंदा यूपी से हो तो यूपी यूपी, फिर बिहार बिहार, मध्य प्रदेश, तो मतलब भौगोलिक रूप से, चाहे अल्फाबेटिकली हो, चाहे संख्यात्मक दृष्टि से उनको क्रमबद्ध कर लिया जाता है। इनमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव करके यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थित प्रतिदर्श है उसको संख्यात्मक, भौगोलिक अथवा वर्णात्मक आधार पर उसको क्रमबद्ध में बांट लिया जाता है। वही क्या कहलाती है दोस्तों, व्यवस्थित प्रतिदर्श। अब हम समझेंगे दोस्तों हमारा पांचवा प्रतिदर्श, जिसे बोलते हैं कोटा सैंपलिंग, या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अभ्यंश प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिदर्श की अभ्यंश विधि में जनसंख्या को इकाइयों की विशेषता के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है। जैसे दोस्तों आज भी हमारे समाज में लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कैसे, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। जनसंख्या को कितने आधार पर बांटा गया दोस्तों, मुख्य रूप से 3 आधार पर बांटा गया है। क्लियर दोस्तों। लेकिन पुराने टाइम अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, है ना दोस्तों, उसमें जो है लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन होते तो सभी लोग इंसान ही है ना दोस्तों। तो यहाँ पे भी यही कहता है कोटा जो सैंपलिंग है, कोटा मतलब होता है दोस्तों उनकी विशेषता के आधार पर। क्लियर दोस्तों, क्या लिखा है, प्रतिदर्श की अभ्यंश विधि में जनसंख्या को इकाइयों की विशेषता के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है। इन विभिन्न भागों का कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है। इसके गणकों को यह बता दिया जाता है कि उन्हें किस भाग में से कितनी इकाई चुनी जानी या चुननी है। इस प्रकार प्रतिदर्श की इकाई को अभ्यंश या कोटा निश्चित कर दिया जाता है। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि कोटा सैंपलिंग में दोस्तों क्या होता है, जनसंख्या को विभिन्न उनकी विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है, तो उसी को कोटा प्रतिदर्श कहा जाता है। क्लियर। अगला लास्ट क्या लिखा है दोस्तों हमारा, सुविधानुसार प्रतिदर्श, है ना, कन्वीनियंस सैंपलिंग। इस विधि में जो दोस्तों ये परिभाषा लिखी वो मैं पढ़ रहा हूं, कह रहा है इस विधि में अनुसंधानकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक मालूम पड़ता है उसी के अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव करता है। भाई अनुसंधानकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है, वो अपनी सुविधा अनुसार वह अपने तरीके से जैसे उसे लगता है वो प्रतिदर्श को चुन सकता है। चाहे वो दोस्तों मैंने आपको बताया सुविधा अनुसार, अगर उसको सुविधा कैसे लगती है, चाहे वो अल्फाबेटिकली करे, चाहे वो न्यूमेरिकली करे, चाहे वो ज्योग्राफिकली रूप से करे, वो किसी भी रूप से जैसा उसको कन्वीनियंस लगता है, जैसा वो उसको सुविधा मालूम होता है, वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, सुविधा अनुसार प्रतिदर्श। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने प्रतिदर्श विधि, जो हमारी 6 प्रकार की प्रतिदर्श विधियां हैं, वो आपने समझ ली होगी। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझ करके इस अध्याय को आसानी से समझ चुके होंगे। नमस्कार दोस्तों।